हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जो है सो आपके 14 जुलाई के करंट अफेयर्स देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है सो सीरीज है। एक्चुअल में जो स्टेट पीएससी और यूपीएससी और एसएससी के एग्जाम है उसके लिए यूजफुल है। ठीक है, तो उसमें आपका पहला आज हमने लिया है द हिंदू का आर्टिकल जो है सो एक छोटा सा आर्टिकल है जिसका नाम है कोंगू नाडु। ठीक है, तो ये जो कोंगू नाडु है एक्चुअल में ये एक तमिलनाडु का वेस्टर्न रीजन है। ठीक है, तमिलनाडु जो स्टेट है आपका हमने मैप पे यहाँ दर्शा दिया है। ये आपका जो तमिलनाडु का जो वेस्टर्न रीजन है ना, ये वाला रीजन है, ये वाला इसको हम लोग बोलते हैं कंगू नाडु। ठीक है, तो एक्चुअल में ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, फॉर्मल रीजन नहीं है ये। एक तरह से कहा जाए तो इनफॉर्मल नेम है। जो एंशियंट टेक्स्ट में जो है सो संगम लिटरेचर है, आपको पता है 300 बीसी से लेकर 300 एडी के बीच में जो है उस टाइम पे आपका संगम लिटरेचर के टाइम पे जो है सो आपको पता हो तो जो है सो आपका 3 काउंसिल हुआ था। ठीक है, 3 काउंसिल हुआ था, 3 काउंसिल हुआ था। तो इस 3 काउंसिल में पहले काउंसिल में कहा गया था कि देवताओं ने भाग लिया था। ठीक है, तो देवताओं ने भाग लिया, तो यहाँ कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि देवताओं ने भाग लिया। तो उसके बाद दूसरा और तीसरा में जो है सो जो कवि लोग थे, जो साधु संत थे, उन्होंने भाग लिया था, उन्होंने लिखा है। तो वो संगम लिटरेचर है क्योंकि वो बहुत पुराना है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ जो है सो अपने यहाँ अपन वेद की बात करते हैं, उपनिषद की बात करते हैं, साउथ इंडिया में जब जाओगे तो वो लोग संगम लिटरेचर की बात करते हैं, वहां से एंशियंट व्यू पता चलता है। ठीक है, तो उसी एंशियंट लिटरेचर में तमिलनाडु में कोंगू नाडु का चर्चा हुआ है। जो जो 5 रीजन थे तमिलनाडु के उसमें से एक है। ठीक है, और यह जो है ये वेस्टर्न पार्ट जो है केरला का, यहाँ पे आपको मिलेगा कोंगू नाडु। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि रिसेंटली नेम कोंगू नाडु था, तो ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हो तमिलनाडु है, कोंगू नाडु है। अदरवाइज आपको अंदाजा नहीं है तो आप अगर एक बार देख लेंगे करंट अफेयर्स तो आपको आइडिया रहेगा कि कोंगू नाडु किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का दूसरा जो करंट अफेयर्स है वो जॉर्जिया से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये अभी ये न्यूज में था क्योंकि गोवा में इनकी यहाँ की महारानी का कुछ रिलिक्स मिला हुआ था जिसको भारत सरकार ने हैंड ओवर किया है, तो इसलिए न्यूज में है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि ऐसे मैटर जो रहते हैं एक्चुअल मैप से रिलेटेड रहते हैं, उसको ध्यान में रखना चाहिए। रिसेंट के जो ट्रेंड्स हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो जो रिलिक्स मिला है वो 400 साल पुराना है। तो अभी जो है सो भारत सरकार ने इनको हैंडेड ओवर किया है। तो क्वीन बता कि केतेवान ऑफ द जॉर्जिया, ठीक है, क्वीन केतेवान ऑफ जॉर्जिया का जो रिलिक्स था वो मिला हुआ था। और एक्चुअल में इसको कौन लाया था, तो पोर्तुगीज जो आपके मोनास्ट्रीज वाले थे और जो पोर्तुगीज मिशनरी वाले थे जो धर्म के प्रचार करते थे, वहां से उसको ले आए थे। और गोवा में जो है सो आपका सेंट अगस्टाइन चर्च जो है सो ओल्ड गोवा में 1627 का वहां पे जाके इसको रखे हुए थे। ठीक है, तो अब इसको जो है सो भारत सरकार ने एक बढ़िया रिलेशन के लिए जो है सो हैंडेड ओवर कर दिया ताकि भविष्य में हमारा रिलेशन अच्छा रहे। ठीक है, तो जॉर्जिया जो है सो पहले 1921 से लेकर 1991 के बीच में आपको पता है कि 1991 के बाद में जो है सो सोवियत यूनियन टूट गया। क्यों डिसइंटीग्रेट हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा पावर का कंसंट्रेशन हो गया था। दूसरा चीज ये था कि इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं रह गई थी। और जो है सो रसिया ने मैक्सिमम ध्यान दिया आर्म्स पे और स्पेस पे, जिसके कारण जो है सो रशियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिग्रेड हो गई। तो फिर वहां के जो भी राष्ट्रपति थे उन्होंने बोला कि भैया ऐसा नहीं चलेगा, फिर उन्होंने ढील दिया और फिर बाकी धीरे धीरे देश जो थे वो आजाद हो गए। ठीक है, तो 1991 तक ये रहा है। तो आपका जॉर्जिया का, अच्छा एक चीज और है कि इसका कैपिटल जो है सो तबिलिसी है, तो कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, और जो है सो आपका जॉर्जिया में ऑर्थोडॉक्सी था पहले। एक्चुअल में आपको पता ही होगा कि जो ये वाला जो है सो बाल्टिक वाला सी वाला रीजन है, सॉरी बाल्टिक नहीं, आपका जो ब्लैक सी वाला रीजन है एक्चुअली वोटी जैसे ऑर्थोडॉक्स का, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिज्म का गढ़ रहा है पहले। और मुस्लिम देशों से इनकी बहुत लड़ाई हुई है। ठीक है, तो इसलिए जो है सो ऑर्थोडॉक्स था। अब इसका मैप अगर हम देखते हैं तो देखो ये है जॉर्जिया। ठीक है, नीचे जो है सो अजरबैजान है, इधर टर्की है और इधर रसिया है। ठीक है, तो 3 देश इसे सीमा बनाते हैं। आपका एक हो गया रसिया, दूसरा हो गया कौन सा अजरबैजान, और तीसरा हो गया टर्की। तो ये हो गया आपका रात, RAT, ध्यान रखना, याद रखने का तरीका है RAT, रसिया, अजरबैजान और टर्की। ठीक है, उसके बाद में रात कैसा होता है, काली रात होती है ना, तो ब्लैक सी। तो याद रखना कि जॉर्जिया का जो टचिंग है वो आपको ब्लैक सी के साथ में है। और यहाँ से ये वाला जो स्ट्रेट है इसे ये मेडिटेरियन सी है। ठीक है, तो ये मेडिटेरियन सी से भी इसका टच हो जाता है और इसी कारण इसको सी रूट मिला हुआ है। ठीक है, तो व्यापार वगैरह करने में आसानी है। तो आपको याद रखना है रात, और रात के बाद में जो है रात कैसी होती है, काली होती है, मतलब ये ब्लैक सी से बॉर्डर बनाता है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जॉर्जिया जो है सो कैस्पियन सी से बॉर्डर नहीं बनाता। रसिया और ईरान और अजरबैजान तो बनाते हैं, लेकिन जो है सो
जॉर्जिया नहीं बनाते, इस चीज का याद रखना है मैपिंग में। बाकी जो है सो रात और ब्लैक सी के लिए काली, तो इससे क्लियर हो जाएगा आपका, याद करना, निमोनिक्स भी एक बन गया तो आपको याद रहेगा वो चीज। नेक्स्ट आपका हमने करंट अफेयर्स लिया है कि डब्ल्यूएच का एक एथिकल गाइडलाइन आया है आपका, जो है सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज जो हम लोग करते हैं, कहे में करते हैं, हेल्थ सेक्टर में। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत सारा यूज होने लगा है। एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है पता है आप लोगों को? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि जो काम हमारा माइंड कर रहा है, ह्यूमन माइंड कर रहा है, वही काम जो है सो मशीन करने लगे। मशीन जैसे आपका एलेक्सा हो गया, ठीक है, और जो है सो ह्यूमनाइड, इसको ह्यूमनाइड रोबोट बोलते हैं, ठीक है। तो ये काम जब मशीन करने लगेगा, तो ये कब करेगा? जब ह्यूज डेटा का एनालिसिस करना आ जाए, इसके दिमाग में आ जाए ह्यूज डेटा चाहिए, ह्यूज डेटा, रेगुलर डेटा अपडेट होते रहेगा और वो अपने आप को इम्प्रोमाइज करते रहेगा, तो यही होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो अब हेल्थ सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज होना है? तो हेल्थ सेक्टर में जनरली क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पूरे, जैसे आपके सारे रिपोर्ट हेल्थ मतलब कि उस सॉफ्टवेयर में डाल दिया जाए और आपके आने वाली बीमारियों का पता चल जाए, रेगुलर चेकअप, जैसे आप रेगुलर चेकअप करा रहे हैं, ब्लड सैंपल दे रहे हैं, यूरिन सैंपल दे रहे हैं, तो ये सारा चीज कोई कंपनी है जो आपको ले रही है और एनालिसिस कर रही है। एनालिसिस पैटर्न के बाद में आपको बता देगी कि 20 साल बाद में, 10 साल बाद में, 10 दिन बाद में, 20 दिन बाद में आपका जो है सो ये रोग हो सकता है या ऐसा कुछ डेवलप हो रहा है। तो ये जो है सो जो फ्यूचर प्रोडिक्शन है, या फिर जो है सो आपको अवेयर करना कि आपको वैसा एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, इस रोग हुआ है तो आपको ऐसा कुछ करना चाहिए। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्थ में यूज हो गया, ठीक है। ये मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर डिजाइन टेक्नोलॉजी है, जो आपको प्रिडिक्शन करती है, डेटा के एनालिसिस, आपके डेटा लेकर के आपका एनालिसिस करके बताएगी। अब ये बहुत बढ़िया चीज है, कितना अच्छा लग रहा है कि आपको पता चल जाएगा आपको ऐसा करना चाहिए, रेगुलर सजेशन देते रहे। घर में आपके एलेक्सा, अगर आपने सारा डेटा दे दिया, एलेक्सा बोलेगी हमको बुखार, आपको इतना देर में बुखार आ जाएगा, आपको अभी एक्सरसाइज कर लेना चाहिए, आई थिंक आपने किया कि नहीं किया। तो आपको एक समझ लीजिए कि आपको एक नोटिफाई कर रही है, आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करा रही है, तो अच्छी चीज है। जनरली लोग नहीं कराते हैं, जैसे हम बोलेंगे तो जाहिर सी बात है आपको बुरा लग जाएगा, हर किसी को बुरा लगता है कि बहुत ज्यादा सजेशन दे रहा है। एलेक्सा बोलेगी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, चलो ये मजाक वाली बात हो गई। तो अब यहाँ डब्ल्यूएचओ का एथिक्स इन द गवर्नेंस ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों आया है? देखो, अब कहाँ पे आ रही है कि ये डेटा, हमने अपना डेटा तो दे दिया, अब हमने जब अपना अपना डेटा दिया, तो आप उसको गलत ढंग से यूज करने लगे, उस डेटा को बेचने लगे, या फिर जो है सो उसका प्रॉपर यूज नहीं हो रहा, आप क्या यूज कर रहे हैं हमको नहीं पता, डीएनए का आप ऐसा तो नहीं डीएनए कोडिंग वगैरह भी करने लगे। तो यह इस तरह से जो है सो आपको किस दवाइयों की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपने जो है सो हमें सजेशन देने लगे। तो एक तरह से ये मिसयूज हो गया, हमारी ट्रांसपेरेंसी का मिसयूज हुआ, आप अकाउंटेबल नहीं है। तो डब्ल्यूएचओ ने वही बोला है कि अब जो है सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हेल्थ में यूज हो रहा है, तो उसके अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी फिक्स होना चाहिए, अदरवाइज वह जो है सो पब्लिक डेटा का मिसयूज भी करने लगेगा। तो डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि जो है सो प्रोटेक्ट ह्यूमन ऑटोनॉमी, तो ह्यूमन का जो है सो ऑटोनॉमी प्रोटेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज ऐसा ना हो कि डब्ल्यूएचओ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है वो हमें कंट्रोल कर रही है, अपनी दवाइयां बेच करके, दुनिया दुनिया चीजें करके। जैसे आप आजकल मोबाइल में कोई चीज सर्च करोगे, तो उस रिलेटेड यूट्यूब में कोई चीज सर्च किए, तो वो कुकीज रहता है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन ले लेगा, फिर जो है अच्छा ऐसा तो इनको ऐसा ही शो करो, जो पसंद है वो खरीद लेंगे। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, नहीं तो आदमी इरिटेट होने लगता है। वेलबिंग ऑफ द एंड सेफ्टी, जाहिर सी बात है कि जो आपने डेटा लिया है ये एथिकल यूज होना चाहिए। पहला तो है कि ह्यूमन ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करना है, दूसरा चीज है कि वेलबिंग एंड द सेफ्टी, तीसरा चीज है ट्रांसपेरेंट एंड इंटेलिजेंट, मतलब जो डाटा यूज है वो ट्रांसपेरेंट हो और इंटेलिजेंट वे में हो, ठीक है। उसके बाद में रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, और इंक्लूसिव एंड इक्विटी, ये वर्ड जो है सो कहीं भी मेंस में आप इसको मेंशन करोगे ना, पब्लिक से रिलेटेड में हर एक जगह, इंक्लूसिव का मतलब कि इन डेप्थ एनालिसिस करना और हर एक जगह चीजें तक पहुंचे, और इक्विटी का मतलब कि जो रिसोर्सेस है वो सब तक पहुंचे, डिवाइड हो, प्रॉपर डिवाइड हो ह्यूमन वेलबिंग के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो है सो ये 4-5 जो है रिकमेंडेशन है एथिकल यूज डेटा का। तो ये जनरली ये यूज ऐसे नहीं होगा, लेकिन मेंस में अगर आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो अगर इसको लिखते हैं कि डब्ल्यूएच अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, कभी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, हेल्थ पे आपको कुछ लिखना है, तो ये बहुत अच्छा मटेरियल है जिसको आप फॉर्डर मटेरियल के रूप में यूज कर सकते हैं। उसके बाद रिकमेंडेशन क्या है कि वही से है कि एथिकल एंड ट्रांसपेरेंट यूज हो गया। पब्लिक इंगेज होना चाहिए डेवलपमेंट में आर्टिफिशियल, बिना पब्लिक डेटा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो डेटा का एनालिसिस है। उसके बाद में जो है सो ट्रेनिंग होना चाहिए, जो भी इसका यूज कर रहे हो वो प्रॉपर ट्रेंड पर्सन हो, अदरवाइज हो सकता है कि वो बेचने लगे डेटा, जनरली आजकल बैंकिंग का डेटा बेचते हैं लोग, आपके पास दुनिया भर के फ्रॉड मैसेज आते रहते हैं, तो इम्प्लाई है वही गलती करते हैं, वही सब परेशान करते हैं आपको। इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए कि इसका क्या आउटपुट है, ठीक है। तो ये ओवरऑल था इसमें, ये कि ये अच्छा आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा आर्टिकल था।
नेक्स्ट आप लोगों का करंट अफेयर्स है, हमने लाया है राइट टू रिपेयर मूवमेंट। ये एक अच्छा आर्टिकल है, इसको मेंस में यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो जो आपका राइट टू रिपेयर मूवमेंट है, यह किससे रिलेटेड है? तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, आजकल मोबाइल ले लेते हैं हम लोग, कंप्यूटर ले लेते हैं, 10 साल 5 साल में वो खराब हो जाते हैं, 3 साल में खराब हो जाते हैं, रिपेयर नहीं होते क्योंकि उसके पार्ट्स नहीं मिलते हैं। जो बिग टेक गाइंड्स है या कोई भी कंपनी है, वो चाहती है कि हमारा फ्रेश सेल हो और जो रिपेयर पे ध्यान नहीं देती है, तो उसके कारण हम लोग तुरंत फेंक देते हैं और नया चीज ले लेते हैं। इससे क्या हुआ? इससे जो वेस्टेज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ गया। दूसरा चीज ये है कि जो मटेरियल है उसका रीयूज नहीं हुआ, मोस्टली जो है रिसाइकल नहीं होता है और जो है वेस्टेज में चला गया और पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो अब जो है जो बड़े डेवलप्ड कंट्री हैं, जैसे यूके हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये चाह रहे हैं, जापान हो गया, ये चाह रहे हैं कि जो बड़े बड़े टेक गाइंट है, इनको जो है रूल के दायरा में ले आया जाए और जो एक लाइफ साइकिल फिक्स किया जाए। कंप्यूटर तो 20 साल होना चाहिए, मोबाइल है तो 10 साल होना चाहिए, और रिपेयर के लिए जो टूल्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो मैन पावर है, वो ये ट्रेंड करें या पब्लिक ट्रेंड करे। पब्लिक उसमें ट्रेंड है, रोजगार भी मिलेगा और सर्कुलर इकोनॉमी भी इंक्रीज करेगी। तो अभी ये यूएस में अभी ये एक बिल आया है और सारे जो 50 स्टेट है यूएस में, आपको पता होगा 50 स्टेट हैं, वो सारे सपोर्ट कर रहे हैं कि राइट टू रिपेयर बिल ले आया जाए, ताकि हमारे पास जो इक्विपमेंट है खराब हो गया है, तो हमारे पास वो राइट हो कि आपको कंपनी को रिपेयर करके देना पड़ेगा। हम जो कॉस्ट होगा बियर करने के लिए तैयार हैं, अदरवाइज अगर ऐसा कंपनी नहीं करती है तो उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। तो ऐसा एक राइट टू रिपेयर बिल करके जो है यूएसए में आया है। तो उसी से रिलेटेड है कि इसमें जो है बिग टेक गाइंड जो है अपोज कर रहे हैं। और गोल क्या है कि प्रोवाइड द, मतलब कि स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करे, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे, असिस्टेंस प्रोवाइड करे, राइट, बोलता है रेज लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट हो गया, और रूल्स एंड बोलता है कि जैसे रीयूज एंड बोलता है कि लाइफ साइकिल और प्रोडक्ट को इंक्रीज कराना है। सर्कुलर इकोनॉमी को हमें प्रमोट करना है। जाहिर सी बात है, सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट होगा तो वेस्टेज कम निकलेगा, वेस्टेज कम निकलेगा तो पॉल्यूशन कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कम होगा, आपको पता ही है। 2021 में जो है ऑल यूएस स्टेट ने इसको प्रमोट किया है और यूके गवर्नमेंट भी अभी ऐसा एक बिल लेके आ रही है। तो इसमें इतना ही है, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इकोनॉमी में, सर्कुलर इकोनॉमी में कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है रथ यात्रा, जो उड़ीसा स्टेट में अभी ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो ये जो है इसको हम लोग चैरियट फेस्टिवल भी बोलते हैं, लॉर्ड जगन्नाथ की। तो इसमें एक्चुअल में क्या है कि ये पुरी में होता है और जगन्नाथ टेम्पल है। जगन्नाथ टेम्पल को जो बनाने वाले थे किंग अनंत वर्मन जो थे, चौदह गंगा डायनेस्टी, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे, ठीक है। और जैसे इसको व्हाइट पगोडा बोलते हैं। तो ये जो है फैक्चुअल चीज हो गया जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। इसमें जो है एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें जो है मूर्ति जैसे आपका कृष्ण जी का और उनके जो दाऊ हैं और सुभद्रा बहन है, इनकी मूर्तियों को ले जा करके कहीं और ले जाया जाता है, फिर वहां से लौटा करके फिर रखा जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये 2 दिन का त्योहार रहता है, लेकिन तैयारियां 9 दिन 10 दिन तक चलते रहती हैं। जैसे दशहरा अपने यहाँ होता है, वैसे ही लंबा चौड़ा एक त्योहार है। तो ये जो है 2 डे चलता है, शुक्ल पक्ष आषाढ़ में, और भी ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसलिए न्यूज में है, ठीक है। और ये हम बता ही चुके हैं कि लॉर्ड जगन्नाथ हो गए, कृष्णा जी हो गए, बालभद्र हो गए और सुभद्रा उनकी बहन हो गई, तीनों को ले जाया जाता है फिर लौटाया जाता है। और ये जो है उड़ीसा का आपका लोकेशन है, तो आपको इसमें फैक्चुअल चीजें ही ध्यान रखना है। और इसको व्हाइट पेगोडा बोलते हैं और ये जो है 12 सेंचुरी में बनाया गया। तो ये किंग का नाम जो है अनंत बर्मन, चौदह गंगा डायनेस्टी, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे। बस इससे ज्यादा इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कल्चरल न्यूज है। नेक्स्ट आपका है लेमरू एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, फैक्चुअल में आ सकता है कि वेर इज ए फाउंड लेमरू एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया। तो इट्स छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ स्टेट एंड द कोरबा डिस्ट्रिक्ट, ओके। छत्तीसगढ़ स्टेट एंड द कोरबा डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है लेमरू एलिफेंट रिजर्व मिलेगा, ठीक है। और एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट का जो इशू है, आजकल सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो है वहाँ पे ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का कन्फ्लिक्ट आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पहले इसका एरिया घटा करके 450 किलोमीटर स्क्वायर कर दिया गया था, तो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट बढ़ गया था। तो अब गवर्नमेंट चाह रही है कि आने से 95 किलोमीटर स्क्वायर फिर से हम कर दें। तो इसमें कुछ लोग अपोज कर रहे हैं और चैलेंजेस भी है, क्योंकि बहुत सारे कोल माइंस है, तो हो सकता है कोल माइंस में जो कोल माइनर्स है और हाथियों के बीच में कंफ्लिक्ट होने लगे, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि जो कोल माइंस है अनयूज है या यूज हो गए हैं, ओपन है, उसमें हाथियां गिर सकती हैं, तो उनके लाइफ को भी थ्रेट हो सकता है। तो हमको क्या करना है, हमको मेन चीज में याद रखना है कि लेम्बू एलिफेंट रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ में है और एक कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है। और किसके लिए? तो एलिफेंट के लिए। गवर्नमेंट इसकी एरिया बढ़ाना चाहती है, लोग अभी अपोज कर रहे हैं। बस इतना ही है इसमें। नेक्स्ट आपका है कि जो है बारियम भारतनेसिस, ठीक है। ये नाम अगर एग्जाम में जैसे यूपीएससी में आ जाएगा, स्टेट पीएससी में आ जाएगा कि बारियम भारतनेसिस क्या है। ये एक प्लांट है, यह एक जो है जलीय जीव है, यह एक प्लेनेट है, या फिर जो है यह कुछ और है, ठीक है। कुछ भी ऑप्शन हो सकता है।
तो आपको याद रखना है कि यह एक प्लांट स्पीसीज है। कहाँ मिला है? अंटार्कटिका में मिला है। और जो आपका भारतीय स्टेशन है अंटार्कटिका में, वहाँ के साइंटिस्ट जो है इसको डिस्कवर किए हैं, पंजाब के कुछ साइंटिस्ट है उसमें, ठीक है। तो ये जो है सो जो है सो एक्चुअल में क्या है कि डार्क और ग्रीन, मतलब कि एक्चुअल में क्या है कि जो आपका ये जो है सो आपका अर्थ है, तो ये जो है सो आर्कटिक है और ये अंटार्कटिक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है सो पेड़ पौधे नहीं होते, यहाँ पे क्या होते हैं? मोजेज होते हैं, लीचन होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो बाद में इसको जो है बोला गया कि मोजेज है, ठीक है। और जो है सो इसका नाम जो बाद में कर दिया गया है वो भारती कर दिया गया है। तो कभी आ जाए बारियम भारतनेसिस तो आपको याद रखना है कि यह जो है सो एक प्लांट स्पीसीज है या मोजेज स्पीसीज है। ये कहाँ मिला है? तो अंटार्कटिका में मिला है। किसने ढूंढा है? तो इंडियन के जो साइंटिस्ट है जो वहाँ पे काम करते हैं उन्होंने ढूंढा है। पहली बार इंडिया के साइंटिस्ट को कुछ वहाँ पे मिला है, ठीक है। इतना ही ये न्यूज है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमने लिया है आपका स्पेस राइस। तो आपका ये चाइना का मिशन गया था चांगी 5, जो चांद पे गया था, मून पे गया था, ठीक है। लूनार मिशन पे जो गया था, तो लूनार मिशन पे जब ये गया तो अपने साथ में कुछ चावल के यहाँ से ले गया था, ठीक है, चावल। अब क्या हुआ कि वो चावल जब ऊपर आसमान में गया तो वहाँ पे अपने जो है सो O3 का लेयर नहीं है, ओजोन लेयर नहीं है आसमान में। तो चांद पे गया तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो सोलर का यूवी रेडिएशन है और साथ में जो है सो आपका कॉस्मिक रेड है, ठीक है। तो यूवी रेडिएशन और कॉस्मिक रेड और जीरो ग्रेविटी, ठीक है, इसके चक्कर में क्या हुआ कि उसमें कुछ म्यूटेशन हो जाता है। मान लीजिए कि ये आपका डीएनए है, ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, एटीसीजी इसमें है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो है सो जब ये जीरो ग्रेविटी में जाएगा और साथ में जो है सो आपका रेडिएशन होगा, तो क्या होता है कि इसमें चेंजेज आ जाते हैं, ठीक है। जब इसमें चेंजेज आ जाता है तो जैसे अपने यहाँ जीन एडिटिंग बोलते हैं, ठीक है, जीन एडिटिंग जो बोलते हैं अपन, तो उसमें क्या है कि अपन जो है सो बढ़िया जीन जैसे बीटी कॉटन हो गया या जो है सो बीटी ब्रिंजल हो गया, ठीक है, या और भी जैसे आपका सरसों का पौधा है, तो इसमें आप जीन एडिट करते हैं लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है, तो इसमें जीन एडिट नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली म्यूटेट हो जाएगा। तो हो सकता है कि उसकी वेरायटी जो है सो पहले से और अच्छा हो जाए या पहले से और खराब हो जाए। तो चाइना जो है सो 1987 से ऐसा करते आ रहा है, लेकिन इसका एक कंसर्न है। कंसर्न ये है कि हो सकता है कि वो डिजास्टर साबित हो जाए, मतलब अपने इन्वायरमेंट के लिए वो चीज डिजास्टर साबित हो जाए, ये डर रहता है, मैक्सिमम टाइम यही डर रहता है, इसलिए लोग नहीं चाहते हैं। तो चाइना ने ऐसा किया है और उस चीज को जो है सो अभी उगाना भी चालू कर दिया है। तो चाइना जो है सो टेक्नोलॉजी में काफी फास्ट है, तो ऐसा किया है। तो आपको कभी आ जाए कि स्पेस राइस क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्या कि दिक्कत नहीं हो भविष्य में। नेक्स्ट आपका है द स्टेट ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन वर्ल्ड रिपोर्ट 2021, ठीक है। तो यूएन की 5 बड़ी मिल करके आपको जारी करती है। पहला है बोलते फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, FAO हो गया, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये भी यूएन की बॉडी है। यूनिसेफ जो है सो यूनिसेफ जो है सो चिल्ड्रन फंड है, भी हो गया, WHO हो गया। ये 5 बड़ी मिल करके जारी करती है। 5 बड़ी आने का रीजन ये है कि एक तो फूड सिक्योरिटी है, तो फूड वाले होंगे, और दूसरा है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, तो न्यूट्रिशन वाले हेल्थ वाले आ जाएंगे उसमें। फूड वाले जो एग्रीकल्चर वाले, तो एग्रीकल्चर बॉडी है, एग्रीकल्चर बॉडी है। और ये देखो ये न्यूट्रिशन बॉडी हो गया, ये एग्रीकल्चर बॉडी हो गया, और ये हेल्थ से रिलेटेड है, तो इसलिए 5 बॉडी। तो ये एग्जाम में आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखना हमको। तो एक्चुअल में क्या है कि हंगर जो है सो 2014 से बढ़ गया, जाहिर सी बात है, कोविड-19 की महामारी है और जो है सो बहुत सारी चीजें रुकी पड़ी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। वर्ल्ड में जो है सो 768 मिलियन जो है सो अंडर न्यूट्रिशन लोग हैं, जिसमें से 418 मिलियन लोग सिर्फ एशिया में है। तो यह एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है, इसको आप रख सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में, या कभी कोई पूछता है तो आपको बताने के लिए। इंडिया जो है सो इस चीज को कंसर्न किया है, काहे के लिए? तो देखो सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन दोनों अलग अलग चीज है। फूड सिक्योरिटी मतलब आपको खाना मिल गया, न्यूट्रिशन का मतलब उसमें जो न्यूट्रिशन में आयरन हो गया, प्रोटीन हो गया, या जो भी चीजें हैं शरीर को डेवलपमेंट के लिए, विटामिन हो गया, वो चीज है, तो न्यूट्रिशन है। तो इंडिया का जो मिलेट प्रोग्राम है, जिसमें जो है सो आपका जो है सो यूनाइटेड नेशन ने भी इसको ईयर ऑफ द मिलेट मतलब कि ईयर ऑफ द फूड घोषित किया है। तो वो इसने जो है सो आपका यह रिपोर्ट में इंडिया को प्रेज कर रहा है कि इंडिया अच्छा काम कर रहा है इस फील्ड में। और इंडिया का जो है सो फिंगर मिलेट्स जो है सो न्यूट्रिशन को टेकल कर लेगा। फूड सिक्योरिटी तो है, न्यूट्रिशन की दिक्कत है, तो न्यूट्रिशन की दिक्कत जो है सो मिलेट्स टेकल कर लेगा, बस।